अदाकारा रीमा को आप लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे? हालांकि हमारी इंडस्ट्री में 70 तक, बल्कि 70 बाद 90 तक जितनी भी हीरोइंस आई रेड लाइट एरिया से आई, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने उन लड़कियों को काबिल इज्जत बनाया, उन लड़कियों को मैडम बनाया, उन लड़कियों को उस मकाम पर ले गए कि किसी महफिल में जाए तो लोग उठकर खड़े हो जाए, उनकी तस्वीरें ले, जिनकी कोई इज्जत नहीं करता। कभी आप सोचना कि डिफेंस क्यों आबाद हुआ, जाएंगे ना वहाँ किसी भी कोठी की बेल दीजिएगा, ठीक, आपको हर दूसरी कोठी में एक अकेली औरत मिलेगी। पूछिएगा आप आई कहाँ से थी, आपको लाया कौन था। मैंने फिरदौस जमाल साहब का एक इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा क्या मतलब, मैं एक पठान फैमिली से हूँ, मेरे घर की खवातीन अब शोबिस के अंदर जाएंगी और ड्रामे करेंगी तो हम कंजर हो गए। ये फिरदौस जमाल साहब के अल्फाज थे। फिरदौस जमाल साहब को सोचना चाहिए था, पहले तो कंजर वो खुद हुए, काम करते हैं। फिरदौस जमाल साहब टीवी ड्रामा में काम करते हैं, जब खुद काम करते हैं तो बहू को क्यों मना किया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। आज का पॉडकास्ट इसलिए मुनफरिद और मुख्तलिफ है कि जिस शख्सियत के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये रिकॉर्ड होल्डर शख्सियत है। रिकॉर्ड किस हवाले से? इन्होंने जितनी फिल्में लिखी हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है, फ़िल्मी सनत से इनका ताल्लुक़ है, मारूफ शायर भी हैं, फ़िल्म साज भी, हिदायतकार भी, लिखारी भी। जितनी फिल्में इनके कलम से लिखी गई, शायद ही हॉलीवुड, बॉलीवुड या लॉलीवुड के किसी राइटर ने इतनी फिल्में लिखी हों या उनके हिस्से में ये एजाज़ हो। 374 फिल्मों के खालिक। नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं जब कहूँगा तो आप समझ जाएंगे। वैसे तो लिटरेरी टेस्ट तो है ही, इनके नाम में भी अदीब आता है। नासिर अदीब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं हो मरता। मौला जट जब लिखी तो शायद ही मुग़ल आज़म या फिल्म शोले को इतनी मकबूलियत मिली हो जितनी इनकी फिल्म मौला जट को मिली। पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने धाक बिठाई। और 70 की दहाई में जो फिल्म इन्होंने लिखी थी वैशी जट, उसी का सीक्वल मौला जट था और मौला जट से द लेजेंड ऑफ मौला जट बनी। अब मौला जट देखने वाले और सुनने वाले भी समझते हैं और फिर आज के कंटेम्प्रेरी द लेजेंड ऑफ मौला जट को भी जानते हैं और पूरी दुनिया जान चुकी है। नासिर अदीब साहब से बिला जो है वो किसी तमहीद के मैं इनकी तरफ आना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस। इट्स ओके जी। मैं आपके जो इतना कुछ आप बोले उसमें एक दो बातें तसहीह करना चाहता हूँ सर। एक बात तो ये है कि मैं शायर नहीं हूँ, मैं नगमा निगार हैं। नगमा निगार भी नहीं हूँ, मैंने कभी कोई गीत नहीं लिखा। मैंने ज़िंदगी में एक ही नज़म लिखी थी, वो आप बीच में अगर ख्वाहिश करेंगे तो मैं सुना दूँगा सर। पहली और आखिरी नज़म वो लिखी थी, और उस वक्त मैं राइटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं क्लर्क था, तो वो नज़म आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा है। एक तो ये तसहीह कर लें मैं अपने सामीन के और नाजरीन के लिए। दूसरी बात यह है कि 374 फिल्में अब नहीं है, इस वक्त 414 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। अब 414 हो गई हैं जी, 414 हो गई हैं। और जहाँ तक मौला जट का तल्लक है, जो आपने डायलॉग्स की तारीफ़ की कि वो शोले का आपने साथ नाम लिया, सर शोले का और मौला जट का कोई मुकाबला नहीं है। शोले एक फ़िल्म थी जो बहुत सुपरहिट हुई, और जो मौला जट है ये एक तारीख़ है, ये एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ मैंने फ़िल्म लिखी। और जब तक इस मुल्क के अंदर ये सिस्टम रहेगा तब तक मौला जट के मकालमे लोग याद करते रहेंगे। और जहाँ तक मकालमे को ताल्लुक़ है तो शोले का बहुत अच्छे मकालमे थे, ठीक है, कोई एक मुझे मकालमा दिखा दें जो इसमें यार का। शोले का तो ऐसा भी मकालमा कोई नहीं है जो उस मकालमे का मुकाबला कर सके। नवा आया है सोने, मौले नू मौला मारे न मारे मौला नहीं मरदा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और दुनिया में पहली बार मैंने मुहावरे को तब्दील किया था, और वो मुहावरा ये था, जब मैं मौला जट के डायलॉग लिख रहा था तो मैंने एक सीन लिखा, गार्ड वाला सीन बड़ा मशहूर है, आपने सुना ही होगा। तो उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी के मकालमा मैंने लिख दिया, गजदे बड़े ने पर वसदा कोई नहीं। उसके बाद मैं 3 दिन बैठा रहा, मुझे उसका जवाब नहीं आया। हत्ता कि मेरा जो असिस्टेंट जो फिर करता था स्क्रिप्ट, उसने मुझे कहा सर ये मकालमा नहीं है, ये तो मुहावरा है, जिसे पंजाबी में अखान कहते हैं। तो जो अखान होते हैं या इस किस्म के मुहावरे होते हैं, ये सदियों का निचोड़ होता है, इनका तोड़ नहीं होता। तो मैंने कहा, जब मैंने मुस्तफ़ा कुरैशी का वो मुकालमा लिखा ना कि गजदे बड़े ने बसदा कोई नहीं, वो मैंने अपने पास से नहीं लिखा, मुझे आमद हुई, मैंने लिख दिया।
तो जिसने वो मुझे उतारा है वो इसका जवाब भी उतारेगा। तो 3 दिन के बाद इसका जवाब आया था कि जदों कहंदा कि गजदे बढ़ने पर वसदा कोई नहीं, कहंदा वस पिया ते नक नक डुब जाएगा। आहा। तो ये कहने का मकसद ये है कि मैंने तो उन मकालमों को, मौला जट के मकालमों को जो लिखा है, तो उसमें तो मेरी पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा है। मैं क्या हूँ, मेरा मेयार क्या है, या मेरे मकालमे की हद और काट कहाँ तक है, वो मेरे तो जब से मौला जट लगी है मैं हर रोज़ डिस्कस होता हूँ, एक दिन का भी नागा नहीं है। उसमें कैसे डिस्कस होता हूँ कि या तो मेरी फ़िल्म चल रही होती है, मौला जट चल रही होती है, अगर मौला जट नहीं चल रही होती तो वैशी जट चल रही होती, वो नहीं चल रही थी। अब 3रा साल है लेजेंड ऑफ मौला जट चल रही है। लेकिन अगर फिल्म कोई ना चल रही हो तो कोई ना कोई लीडर मेरा मकालमा दिन में ज़रूर बोलता है। किसी टीवी टॉक शो में चल रहा अगर हाँ, या टीवी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा होता किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होता है और स्टेज ड्रामों में भी होता है। तो वो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे शुरू होने से पहले ये प्रोग्राम आपसे बात की थी कि मुझे कहा गया कि आपने अवार्ड आपको मिलना चाहिए, तो आप इस तरह करें कि एप्लीकेशन दें। तो मैंने कहा यार मुझे बताना पड़ेगा, मैंने कोई चपरासी की भर्ती लेनी है, मैंने कोई नौकरी लेनी है, मैंने माफ़ी लेनी है, मैंने कर्ज़ लेना है। अवार्ड इनाम है, और इनाम जो लीडर या जो हुकूमतें या जो कौमें अपने लेजेंड्स को, या वो लोग जिन्होंने काम किया, अगर उनकी शनाख्त नहीं कर सकती तो उनकी अपनी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा उनको खुद पता होना चाहिए। मेरे सारे मकालमे बोलते हैं। एतजाज़ हसन जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बोल रहा था तो जस्टिस ने अंग्रेज़ी में उसे कहा था कि आप जानते हैं किसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ही इज़ इन चेयर, और आपने बाहर भी जाना है। आप सोचिए बाहर जाओगे तो क्या होगा। तो उसने इंग्लिश का जवाब नहीं दिया, उसने कहा था मौले ने मोहरा ना मारे तो मौला नहीं मरता। फिर यही मकालमा आसिफ जरदारी, सुहेल वड़ैच साहब इंटरव्यू कर रहे, जहाज़ में आ रहे हैं, आसिफ जरदारी की गोद में बिल्ली भी थी, शायद उनकी पालतू थी, बहुत प्यार था। तो उसने कहा कि अब तो आप अपना चार्ज छोड़ आए हैं और आपकी मुखालिफ हुकूमत आ गई है और आपने के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग हैं, तो आप क्या समझते हैं आपके साथ कैसा सलूक होगा। तो उसने कहा था मौले ने मौला न मारे तो मौला नहीं मरता। ये मैंने आपको इसलिए बातें सुनाई हैं कि क्या आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी के रहनुमा जानते नहीं कि ये मकालमा किसका है? क्या नवाज़ शरीफ और उसकी हुकूमत जानते नहीं थी कि ये मकालमा किसका है? तो मुझे अवार्ड क्यों नहीं दिया गया? मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, लेकिन पता किसने दिया? सिंध हुकूमत ने। पंजाब हुकूमत, मैं पंजाब दा पुत्र, पंजाब दी मिट्टी दा जम, पंजाब वास्ते लिखा। मैं वो राइटर हूँ जिसने पंजाबी फिल्म को उस मकाम पर लिया जो कभी उर्दू फिल्म करते। मेरी फिल्में आज लम्स में, NCA में पढ़ाई जाती हैं, मौला जाट के डायलॉग पढ़ाए जाते हैं। जो इससे पहले फिल्मों को कहाँ ये मकाम हासिल था मुझे पता नहीं। देखिए सर, नासिर अदीब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पूरी दुनिया जानती है, कुड़न है जो हम देख भी रहे हैं। मेरा सादा सा सवाल है सर, व्हाट मेड यू नासिर अदीब? आप क्लर्क थे, जैसे आपने कहा, जब आप क्लैरिकल नौकरी कर रहे थे। व्हाट मेड यू नासिर जी, अदीब? मैं वो इसलिए कि मैं बचपन से एक शौक़ था मुझे मशहूर होने का, और मशहूर होने के लिए मैं फ़ौज में भी गया। अच्छा। हाँ जी, और मैं सेकंड लेफ्टिनेंट में सेलेक्ट हुआ, और हम बैच में 2 आदमी सेलेक्ट हुए थे, एक परवेज़ मुशर्रफ था, एक मैं था। आप बैचमेट हैं? जी आप फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बैचमेट हैं? जी, हम एक दिन सेलेक्ट हुए एक ही जगह पर, काकोल में। आगे बात तो सुने ना। तो मेरे से परवेज़ मुशर्रफ, मैं और वो आ रहे थे, वो मेरी पिछली सीट पर बैठे, उधर मैं अगली सीट बस में थे, वापस आ रहे थे लाहौर। तो मुझे अच्छी तरह याद है, उसने लकीरों वाली कमीज़ पहनी थी और टाई लगाई थी और सिगरेट पी रहा था पीछे बैठा हुआ। उस वक्त बसों में सिगरेट पीने की, बल्कि जहाज़ों में भी सिगरेट पीने की इजाज़त थी। तो मैंने परवेज़ मुशर्रफ से पूछा, मैंने कहा यार निशान हैदर कैसे मिलता है? कहता तुम निशान हैदर लेने आए हो? मैंने कहा हाँ। क्यों? मैंने कहा जी मैं तो मशहूर होना चाहता हूँ और मुझे शौक़ है मेरे अखबारों में ज़िक्र आए, और जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो ख़बर लगे कि भाई एक आदमी था और जो आज नहीं है। तो वो निशान हैदर जब मिलेगा तो मेरा तो रोज़ हर साल अखबार में आएगा और मैं उस शोहरत को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो मुस्कुराया, कहता बेटा वो मरने के बाद मिलता है और उसकी जो शोहरत है वो वारिस एंजॉय करते हैं, लिहाजा मैं आर्मी में नहीं गया इस वजह से? जी। मेरे पास फिर केस हो गया। फिर मैंने नावल लिखने शुरू की और मैं टीवी पर गया अपना, कि वहाँ मैं अपने ये नावल और कुछ कहानियाँ लिखूँगा और मशहूर हो जाऊँगा। तो मैं जिस बैच में सेलेक्ट हुआ था, मेरे साथ मोहम्मद निसार हुसैन थे,
नुसरत ठाकर थे, यावर हयात थे, और एक आदमी और था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। अब जिस दिन मैंने जाना था ज्वाइन करने के लिए इस रावलपिंडी, उसी रोज़ अखबार में एक इश्तिहार छपा जो मेरे नावल पर बन रहा था। मैं वहाँ जाने की वजह लाहौर आ गया, उस प्रोड्यूसर से मिला जिसने उसने कहा ये तो तारीख़ है, आसफ़ा पर उन्होंने बनाया था, ये तारीख़ और ये आसफ़ा तारीख़ी लड़की हम कोई भी बना सकते हैं। मैं अदालत में चला गया, वहाँ केस लड़ा, मैं जीत गया। उन्होंने मुझे 4,000 रुपया दिया और सुलह की। वहाँ मुझे तारक साहब पता चला कि काम बहुत चंगा है। 175 रुपये वहाँ बेसिक पे थी, हाउस रेंट मेडिकल मिला के बनती थी 188-90 रुपये। तो मैंने कहा 2 सालों की तनख्वाह मुझे एक नावल से मिल गई, तो यही काम करते हैं। मैंने वो भी ज्वाइन नहीं की और मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आ गया। अब यहाँ गुजारा करने के लिए, चूँकि वालिद साहब ने घर से निकाल दिया था उस जुर्म में कि मैंने वो फ़ौज नहीं ज्वाइन की, तो फिर पढ़ाई भी मेहनत मजदूरी करके की, लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाई, लोगों का सामान भी इधर उधर दिया कमीशन। हाँ घर से निकले हुए हैं? हाँ जी, घर से कमीशन पर, टाल पर लकड़ियाँ भी फाड़ी पठानों के साथ मिलकर। वो जो चूल्हे में जलाने के लिए इतने लेके आते हैं ना, इनका बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, वो भी बनाई। 1 मन के 5 आने मजदूरी मिलती थी वो। तो और ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? इससे तो मेरी उम्र का पता चल जाएगा, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। ये मेरी स्ट्रगल का जो पीरियड था, ये 61 से लेकर 63 तक था, 2 साल। ठीक। उसके बाद फिर मैंने सुलह हो गई, फिर MA किया, डबल MA किया। सुलह हो गई घर वालों से? हाँ जी, फिर डबल MA करने और के सुलह बाद किस बात पे हुई थी? बस माँ बाप तो आपको पता है ना, माफ़ी का नाम है। अल्लाह ताला ने एक ही तो माँ के अंदर सिफ्त रखी है अपनी सबसे ज़्यादा, कि उसने हर हाल में अपने औलाद को प्यार करना होता है, और जो गड़बड़ करता है बच्चा उसको ज़्यादा प्यार करती है। और अभी मैंने आपके लिविंग रूम में आपकी वालदा की तस्वीर हाँ देखी। जी, तो वो वालदा ने ही फिर मेरे बाप को कहा कि ये फिर मेरे पुत्र ने नहीं आना तो फिर मैं भी चली जानी। तो फिर ये धमकी जो कारगर हो गई, फिर वो सुलह हो गई। तो आप अकेले ही बेटे थे? वालिदैन के अकेले इकलौते बेटे, इकलौती औलाद नहीं हैं? जी, मैं 8 बहन भाई थे, 3 बहनें और 5 भाई थे हम, और मैं सबसे छोटा था। ऑल राइट। और आई वॉज द ओनली एजुकेटेड पर्सन इन माई फैमिली, नॉट इवन इन माई फैमिली बट इन माई विलेज। पहला बच्चा मैं था जो स्कूल गया। और गांव कौन सा था आपका? गांव धोरिया, लेकिन हम डेरे पर रहते, जहाँ हमारी ज़मीन थी ना, ठीक। उसी पर जगह हमने एक छोटा सा डेरा बनाया। तो जब मैं पैदा हुआ तो उसकी आबादी थी 40 आदमी। बस। आज भी 40 ही है, क्योंकि वो बीच में चलते रहते हैं, कुछ मरते रहते हैं, बस को इधर हो गए को उधर हो गए। वो छोटा सा गाँव वहाँ आज लगता भी। है पॉपुलेशन कंट्रोल वालों का खासा कंट्रोल हाँ है। जी, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह कर देता है ना, वो होता है फिर। आजकल फिर पता है, बच्चे पढ़ते हैं तो फिर वो गांव में वापस उनका रहना वो दिल नहीं करता। ठीक। तो इस तरीके से आ गया। तो फिर यहाँ गुज़र औकात के लिए फिर मैं क्लर्क हो गया। तो 188 रुपये तनख्वाह थी, तो लेकिन तनख्वाह पूरी कभी नहीं मिली, कि कुछ मैंने भाग आता था और बगैर हाजिरियाँ लगती थी। तो फिर सर वो जाते कहाँ थे भाग के? हैं भाग के कहाँ जाते थे? स्टूडियो। स्टूडियो चले जाते थे? हाँ, स्टूडियो की 4 दीवार में फिरते रहना, देखते रहना, ना कोई सुनता था ना कुछ। वालिदैन को पता होता था कि वहाँ से भी आप जी भाग करके? जी, पता पेरेंट्स को था। पता मेरे वालिद साहब, फिर जब मुझे पहली फ़िल्म मिली को आफ्टर 7 ईयर के स्ट्रगल के बाद, तो पहली फ़िल्म वैशी जट थी। तो वो फिर जब मैं माँ को बताया कि माँ, मैं जिस मकसद के लिए था मैं कामयाब हो गया, मुझे फ़िल्म मिल गई है, तो मेरे वालिद साहब पास बैठे थे, कहता मुबारक होवे। मेरी माँ मैथिली कौम से थी, कहता मुबारक होवे मैथिली, तेरा पुत्र भंड हो गया। अच्छा, फिर बस क्या बताऊँ, वो उनको पसंद नहीं था ये। और जब वो फौत हुए, वैशी जट बन रही थी और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ। और नासिर अदीब जो था वो क्लर्क से वैशी जट के बाद फिर पलट कर नहीं देखा, क्लर्की छोड़ दी? सब कुछ छोड़ दिया जी। फिर वैशी जट जैसी ब्लॉकबस्टर हाँ जी, सुपर हिट हुई, क्लर्की चली गई। हाँ जी, पूरी पाकिस्तान फिर मस्ती को उल्टा के रख दिया। तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्लर्की क्या होती है, फलां क्या होता है। फिर जो हमारे बास थे वो भी हमें उठकर मिलना शुरू हो गए। तो 188 रुपए की नौकरी थी? हाँ जी, 188। वैशी जट जब पॉपुलर हुई, ब्लॉकबस्टर हुई जी। कितने पैसे मिले सर? वैशी जट के वैशी जट 4000 रुपये। 188 से 4000 तक का सफर था। जी। और सिफारिश, रेफरेंस, कोई सफारिश हवाला? कोई ना मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड थी,
ना मेरा कोई दोस्त ऐसा था जो कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई बड़ा आदमी हो, और ना कुछ उस गांव में सबसे बड़ा आदमी मैं ही था जो अल्लाह ने बनाया। वो लोग जो हमें कंजर भांड और इस किस्म के लफ्ज़ों से मुखातब करते थे हमारी बरादरी के, फिर वो वक्त भी आया कि जब शादी की डेट किसी की रखते थे तो मेरे से पूछते थे आप किस डेट को फारग है, हमने अपनी बेटी की या बेटे की शादी करनी है। तो अल्लाह ताला ने वो मकाम भी दिया। सिफारिश ज़िंदगी में आज तक ना कोई काम किया ना करवाया। आज भी मेरा तो अब तो खैर माशाल्लाह इतने लोग हैं हमारी कौम के। ये शहबाज शरीफ के एडिशनल सेक्रेटरी थे ला के, वो पहले डिप्टी कमिश्नर भी रहे जाहिद सलीम गोंदल, और इस वक्त वो बैरिया के वो हैं वकील हैं। और एक मेरा भतीजा उसका बेटा जो है वो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर है चकवाल में। जाहिद सलीम गोंदल साहब डीसी सियालकोट भी रहे। हाँ जी, सियालकोट भी रहे, मुल्तान भी रहे। जी जी। तो लेकिन कभी वो पुलिस पूरी का हेड रहा है यहाँ, जो बच्चा जो था जो इस वक्त एसी है, तो मतलब किसी जिसको चाहता मैं जो को भी करवा सकता था। लेकिन आज तक ज़िंदगी में मैंने ना कभी नाजायज़ काम किया, ना नाजायज़ काम करके खुशी महसूस की। वरना लोग तो फ़ख्र से कहते हैं मैं इशारा तोड़ा वो आया तो उन्हें फिर क्या तो मैं कहा मैं जानना मैं कौन। तो ये फ़ख्र की बात नहीं, ये अफसोस की बात है। ला है, ला को आप ओबे करें कैसा भी हो। तो इस तरीके से ये जो इस्तेलाहात आपने इस्तेमाल की ना, शोबिस ज्वाइन किया तो हमने कहा कंजर हो गए हो, हाँ जी, पांडे हो गए हो। मैंने फिरदौस जमाल साहब का इंटरव्यू किया रिसेंटली जी, मैंने फिरदौस जमाल साहब का एक जी, इंटरव्यू किया, और वो आजकल घर से बेदखल हैं। यानी एक ऐसे, और वो घर कहते हैं मैं छोड़ दिया है, वो इस वजह से छोड़ा कि एक रोज़ अपने घर बैठे हुए थे तो रात में उनकी जो बहू है वो घर पहुंची, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रही है, तो उनकी अहलिया ने बताया कि जी एक ड्रामे की शूट से आ रही है। कि ड्रामे की शूट से? मुझसे पूछा था? उन्होंने कहा जी आपसे पूछने की तो इजाज़त, मतलब आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने कहा क्या मतलब, मैं एक पठान फैमिली से हूँ, मेरे घर की ख़वातीन अब शोबिस के अंदर जाएंगी और ड्रामे करेंगी तो हम कंजर हो गए? ये फिरदौस जमाल साहब के अल्फाज थे। फिरदौस जमाल साहब के अपने अल्फाज हैं, उनकी अपनी सोच है। फिरदौस जमाल साहब को सोचना चाहिए था, पहले तो कंजर वो खुद हुए, काम करते हैं। फिरदौस जमाल साहब टीवी ड्रामा में काम करते हैं, जब खुद काम करते हैं तो बहू को क्यों मना किया? ये जो चीज़ है देखें, यही तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम फिल्म इंडस्ट्री को समझते ये हैं कि ये 2 नंबर काम है, इसमें 2 नंबर लोग होते हैं, ठीक है। और मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने कई दफ़ा चैलेंज किया और मेरा किसी ने चैलेंज कबूल नहीं किया। मैंने टीवी को कहा, टीवी के हर चैनल से कहा, मैंने कहा आपका भी शोबे से ताल्लुक़ है ना, आप एक पर ख़बरें शाया होती हैं और नशर होती है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, आप करदार कुशी करते हैं कि यहाँ फ़लाँ लोग हैं। हालांकि हमारी इंडस्ट्री में अब तो खैर नहीं, लेकिन 70 तक, बल्कि 70 बाद 90 तक जितनी भी हीरोइंस आई रेड लाइट एरिया से आई। ये बात उन्होंने की, ये सवाल मैंने पूछा फिरदौस जमाल साहब जी, से। मैंने कहा जी आपने जिन खवातीन के साथ काम किया है, आप उनके जज्बात को मजरू नहीं कर रहे अच्छा, उनको कंजर कह के? और रेड लाइट एरिया से आई, और आप यकीन करें मैंने हर एक के साथ काम किया, हर हीरोइन के साथ काम किया, और मैंने उनको आम लड़कियों से ज़्यादा मुअद्दब, ज़्यादा रेस्पेक्टफुल पाया। और मैंने कभी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वो करप्शन नहीं देखी जिसका जिक्र किया जाता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कोई करप्शन नहीं है। आपने ये कहा कि 70s 80s के अंदर जो हीरोइंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो ज़्यादा रेड लाइट एरिया से आई। फिरदौस जमाल साहब का भी यही कहना था कि वो तो वहाँ से आया करती थी, तो अब मेरे घर की खवातीन जो है यहाँ चली जाएंगी तो क्या हम भी वो, यानी वहाँ से जो आते हैं वो वही कॉनोटेशन कंजर हो गए? लेकिन क्या रेड लाइट एरिया की लड़की की इज्जत नहीं होती सर? रेड लाइट एरिया की लड़की जो है उसको तो इज़्ज़त का सबसे ज़्यादा एहसास होता है, इसलिए कि वहाँ हम जैसे शुरफा जो हैं जाते हैं और उनकी इज़्ज़तों से खेलते हैं पैसों के ज़ोर पर। तो जितना इज़्ज़त की कीमत वो जानती कोई भी नहीं जानता। लिहाजा वो हमने उनको, आप देखें हमने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने उन लड़कियों को काबिल इज़्ज़त बनाया, उन लड़कियों को मैडम बनाया, उन लड़कियों को उस मकाम पर ले गए कि किसी महफिल में जाए तो लोग उठकर खड़े हो जाए, उनकी तस्वीरें लें, जिनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करना, ये कहना कि ये वहाँ को गलत होगा, बिल्कुल नहीं। फिल्म इंडस्ट्री की अहमियत का पता नहीं। फिल्म इंडस्ट्री की अगर पाकिस्तान ने सीखना, चलो अगर जापान से नहीं सीखता, जर्मन से नहीं सीखता, तो कम से कम हिंदुस्तान से ही सीख ले। जर्मन ने और जापान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस उठाए। जर्मनी ने 2 आलमी जंगें हारी और 2 जंगों का तावान दिया पूरी दुनिया को, ठीक है। जापान ने 2 एटम बम खाए, दुनिया का वाहिद कौम है,
वो नुकसान बर्दाश्त किया। आज जापान क्यों फिर बड़ी ताकत है, आज जर्मन फिर क्यों चौथी बड़ी ताकत है? कभी किसी ने गौर किया? ओनली थ्रू फिल्म उन्होंने अपनी कौम का गिरवा जो मोराल था उसको ऊंचा किया, सिर्फ फिल्मों के ज़रिए। आप उस दौर की फिल्में जापान की देखें और जर्मन की देखें, हिंदुस्तान को देखो, दुनिया के बाहर मुल्कों में हिंदुस्तान की पहचान सिर्फ शोबिस की वजह से है, सिर्फ फिल्मों की वजह से है। सिर्फ फिल्मों के ज़रिए इसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाकर फिर अपना मईशत को भी ठीक किया और अपनी सियासत को भी दुरुस्त किया। और पाकिस्तान के, मुझे याद है मैं जब 79 में हम गए थे लंदन, जट इन लंदन की शूटिंग के लिए, तो वहाँ एक फ़िल्म लगनी थी मिस्टर नटवर लाल, इसकी अमिताभ बच्चन की फ़िल्म थी। तो मैं पहला शो देखने के गया तो पता लगा वहाँ पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ। मैंने कहा कौन आ रहा है? उनका जी हिंदुस्तान का सफ़ीर आ रहा है पहले शो में। तो पता चला कि हिंदुस्तान का सफ़ीर हर पहला शो हर फिल्म का देखता है वहाँ। और वहाँ हिंदुस्तान से कोई भी एक्टर जाए, टेक्नीशियन जाए, तो वो सीधा एम्बेसी जाता है अपनी। एम्बेसी वाले उसकी रिहाइश का, खुराक का, हर चीज़ का बंदोबस्त करते हैं, उसको पूरा प्रोटोकॉल दिलवाते हैं। क्योंकि वो खुद एम्बेसडर है। जी, वो एक्टर भी तो एक एम्बेसडर ही है। एम्बेसडर ही होता है। और हमारी इंडस्ट्री का, हमारे एम्बेसडर्स का हाल देख रहे हैं। हमारे एम्बेसडर की सिर्फ एक ड्यूटी है कि जब भी कोई मिनिस्टर जाए हुकूमत वक्त का, उसकी बीवी जाए, उसके रिश्तेदार जाए, उनको लेना है, उनको होटल, उनका खाना, उनका पीना, उनकी शॉपिंग सारी फ्री, और पूरा वापस भेजना। ये काम होता है एम्बेसडर का, हमारे जो एम्बेसडर। अच्छा नासिर अदीब साहब, 70s में आपकी फिल्म वहशी जट बहुत पॉपुलर हो गई। उसके बाद से आप प्रोड्यूसर के साथ, हिदायतकार, बतौर हिदायतकार आप रेड लाइट एरिया में जाते थे हीरोइंस को तलाश करने के लिए? मैं सिर्फ ज़िंदगी में एक बार गया हूँ, वरना मैं नहीं जाता था। ज़िंदगी में एक बार गए? सिर्फ एक बार। और एक बार में आपने क्या देखा, क्या इंसिडेंट पेश आया? बस ये आप ना पूछे जो मैंने देखा, पता है वही बात है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो लोग कहते हैं नासिर अदीब साहब आप के बातों में इतना असर है, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, और आपके जो हम लाइफ का वो देखते हैं कहाँ से आप चले, तो आपकी ज़िंदगी तो मशाल राह है नौजवानों के लिए। तो आप ऑटोबायोग्राफी लिखे, अपनी सवाने हयात लिखे। मैंने बहुत सोचा, लिखने के लिए बैठा भी, चंद सफ़े लिखे, मैंने फाड़ दिए। तो फिर मेरे से एक साफिर ने सवाल किया, जी वो आपने शुरू की थी वो कहाँ तक पहुँची? मैंने कहा यार मैंने फाड़ दी, मैंने नहीं लिखनी। कहता क्यों? मैंने कहा यार झूठ लिखूंगा तो क़यामत तक वो झूठ जो पड़ेगा मेरे ज़िम्मे लगेगा, और अगर सच लिखूंगा तो सारी दुनिया गालियाँ देगी मुझे, बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि सच किसी से बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं सर इस सिलसिले में खामोश हूँ। मैंने क्या देखा, बल्कि ये मैं आपको कह दूँ कि मैंने क्या क्या नहीं देखा। आप यकीन करें कि अगर जो कुछ मैंने देखा या जो कुछ मेरे सामने हुआ, अगर वो उन साहब को मैं अगर सच की सूरत में लिख दूं, तो मेरा ख़्याल है कि सारे शहर की सड़कें एक दफ़ा बंद हो जाएंगी, और मुतालबा एक ही होगा कि इस आदमी को मुल्क से निकाल दो, या इस आदमी को फांसी दे दो, या इसकी ज़ुबान काट दो। यानी इतने ताकतवर लोगों को आपने वहाँ देखा? जी, बड़े बड़े लोगों को वहाँ देखा? बड़े बड़े लोगों को देखा। उस एक विजिट में? हैं? उस एक विजिट में एक बार आप गए वहाँ, और उस जी एक विजिट में आपने ये सब कुछ देखा? जी, बहुत कुछ देखा। तारक साहब आप कुछ ना पूछें, बस ये मैंने तो अब भी उसके बाद भी अलावा भी बहुत कुछ था। मैं तो टीवी चैनल्स पे जब जाता हूँ, आपके चैनल पे मैं मेरे ख्याल में आज तक नहीं गया, आप लोगों ने नहीं बोला, आज पहली दफ़ा आप आए, वरना मैं हर चैनल पर गया हूँ, मैंने हर चैनल को भी देखा है। वो मंज़र तो हर रोज़ हर सारी दुनिया देखती जो सामने होते हैं, मैंने उसके जो पीछे मंज़र है वो भी देखे हैं, मैं वो भी जानता हूँ। क्या होता है सर? हैं? क्या होता है, कुछ तो बताइए। बस कुछ तो वो कहिए होता कि है, लोग वो कहते होता है हैं। जो मैं बता नहीं सकता, और वो होता है जो वो सुन नहीं सकेंगे, और वो होता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने सियासतदानों की भी पिछली लाइफ को देखा हुआ है। मेरी बेगम 5 साल MP रही है खसूसी सीट पर जी। तो परवेज़ इलाही चौधरी, शुजात वगैरह, इनके साथ हमारे वैसे भी मरासम है, क्योंकि ये हमारे हमसाए भी हैं वहाँ। ये गुजरात के, मैं सरगोदे का हूँ। तो ये लोग जो बड़े वाइट कॉलर होकर तो बैठ के तो बातें करते हैं, कभी अखलाकियात की, कभी फ़लाँ की, और उसको बुरा कहना, उसको बुरा कहना, ये वो फ़लाँ, और अपने आप को फरिश्ता साबित करना। तो जब इनका बैक साइड में देखता हूँ मुझे घिन आती है। ये कभी सियासतदानों कभी का आप हाल। सोचना कि डिफेंस क्यों आबाद हुआ, सिर्फ इतनी रिसर्च कर लें। इशारतन बता दें ताकि हम उस तरफ को फिर रिसर्च शुरू कर देंगे।
नहीं, आप जब वहाँ जाएंगे ना, वहाँ किसी भी कोठी की बेल दीजिएगा, ठीक। आपको हर दूसरी कोठी में एक अकेली औरत मिलेगी। हर 3 कोठियाँ छोड़कर एक औरत मिलेगी जो अकेली रहती होगी। फिर पूछिएगा आप आई कहाँ से थी, आपको लाया कौन था, फिर आप अकेली क्यों होगी? क्योंकि ऐसी औरतें जो पैसे का जोर देखकर, गाड़ियाँ देखकर, कोठियों के लालच में शादियाँ करती हैं या उनके साथ जुड़ जाती हैं, उनका अंजाम तो फिर वही होता है ना, क्योंकि वो लोग इनके साथ कोई सिंसियर तो नहीं होते, वो जो भी होते हैं। ठीक। वो फिर साल 2 साल बाद उनका जी भरते हुए छोड़ देते हैं, तो फिर वो दूसरी कोठी किसी और को नाम कर देते हैं, फिर तीसरी कोठी किसी और के नाम कर देते हैं। आप ये हिस्ट्री पढ़ते जाइएगा, सुनते जाइए, फिर आपको वहाँ किस किस का नाम पता चलता है, आप देखते जाइएगा, आपके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी, फिर आप भी मेरी तरह खामोश हो जाएंगे। अदाकारा रीमा को आप लेके आए थे? अदाकार रीमा को मैं नहीं लेकर आया था, अदाकार रीमा को जावेद फाजल साहब लेकर आए थे। और कहाँ से लाए थे सर? जी, कहाँ से लेके आए थे वो? नहीं, ये अदाकार रीमा के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मैंने एक बात की है और उसकी मैं सज़ा भुगत रहा हूँ अभी तक। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ सच को नहीं सुनता। नहीं, रीमा ने उस पर क्योंकि रिस्पॉन्ड किया है ये रिस्पॉन्ड और किया, शिकवा किया है रीमा ने माने किस बात का शिकवा कि किया? नासिर अदीब साहब ने जो गुफ्तगू की है, जी, ये तो शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जान लेने और जान देने का इख्तियार इंसान को नहीं दिया हुआ। अगर इंसान के हाथ में आता तो इंसान पता नहीं क्या करता। रिस्क का इख्तियार उसने इंसान को नहीं दिया लेने और देने का। आप मुझे अगर बताएं, इंसान के हाथ में होता तो पता आप नहीं क्या मुझे करता। बताएं, मेरा इंटरव्यू सुना है आपने? जी सुना है आपने? जी। उसमें कौन सी बात मैंने ऐसी की जिससे किसी की मैंने जान लेने की कोशिश की? मैंने तो उस पर अपोलोजाइज भी कर लिया, और एक दफ़ा नहीं, उस चैनल पर भी किया, सुनो टीवी पर भी किया, और फिर अपने चैनल पर भी किया जो मैंने खुद बनाया हुआ, और मैंने माना कि मैं गलत हूँ। इसलिए देखिए, वो सच था या झूठ था, इस बात की बहस में हम नहीं पड़ते। बात यह है कि मेरी बात से अगर आप हर्ट होते हैं तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। दुनिया के किसी आदमी को ये राइट नहीं है कि उसकी ज़ुबान से या उसके अमल से, क्योंकि ये हदीस पाक भी है कि मोमिन की पहचान क्या है। मोमिन की पहचान ये है कि उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से किसी मोमिन को नुकसान नहीं होता। ठीक। तो जब मेरी एक बात से कोई शख्सियत हर्ट होती है तो मैं समझता हूँ मैंने गलत किया। That's all। लेकिन झूठ तो आप बोलते नहीं। नहीं बोलता ना झूठ, लेकिन मैं अब उसका एक ही इलाज है ना कि खामोशी तो हो सकती है ना। आप जो मर्ज़ी सवाल करेंगे मैं चुप कर जाऊँगा। लेकिन जो कहा वो सच कहा। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, मैंने जो कहा फिर बात वही आ जाती है ना। मैं क्योंकि इससे आप देखिए, आप लोगों का भी तो ये वतीरा है ना कि आप कंट्रोवर्शियल खबर को उछालते हैं, क्योंकि इससे आपकी रेटिंग भी बढ़ती दिस है। हैज नाउ बिकम टॉक ऑफ द टाउन। पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री इस पे बात कर रही है। जी कर रही है ना, वो करती रहे, मैं अब खामोश हूँ क्योंकि मैंने उसका जवाब दे दिया। इसके बाद भी अगर वो पूरी इंडस्ट्री इस बात को करती है तो मैं समझता हूँ फिर मेरे साथ ज्यादती है। फ़र्ज़ करो मेरा और आपका झगड़ा है, ठीक है, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली, तो उसके बाद झगड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए ना, या नहीं? हो जाना चाहिए। तो जब फिर आपने खुले दिल से माफी हाँ, मांग ली जो जब और मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी। हाँ, अब मैंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी और सरेआम मांगी, इसलिए सरेआम मांगी कि सरेआम मेरी बात गई। ठीक। तो जिन जिन के पास गई मैंने सरेआम इसलिए की कि उन तक मेरी ये जो अपोलोजाइज है ये भी पहुंच जाए, ठीक है। और फिर अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो पर्सनल व्यूअर्स हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल के, वहाँ भी मैंने की। अच्छा, उसके बाद अब अगर कोई मेरी जान नहीं छोड़ता या मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो ये ज़्यादती नहीं है? आप बताएं, इस मसले को बंद हो जाना चाहिए ना। ठीक। और इस प्लेटफॉर्म की वसातत से आप ये कह रहे हैं, उनको मैसेज भी दे रहे हैं कि आप इसको मजीद ना आगे फैलाएं। नहीं, फैलाना भी नहीं मत करें। चाहिए, फैलाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर उनकी इज़्ज़त थी जी। और मेरे बात से उनकी इज़्ज़त उछली तो मैंने माफ़ी मांगी, तो क्या मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है? क्या किसी को मेरी इज़्ज़त उछालने का हक मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर और आप ये और समझते फिर हैं। देखें, आपकी इज़्ज़त मैंने आपकी उछाली, ठीक। और मेरी इज़्ज़त जो है ना वो आपके वाकफ़कार उछाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कंसेंट उसमें शामिल है ना। वरना आपको ये कहना चाहिए, मसलन आपके 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, मेरा आपका झगड़ा हुआ, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली, उनके भी नॉलेज में है कि नासिर अदीब ने माफ़ी मांग ली। अब आपके भाइयों को तो नहीं ना कोई एक्शन लेना चाहिए? जाहिर है जब मेरा और आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। ख़त्म हो गया। अब अगर भाई आपके लेते हैं तो फिर मैं ये समझने हक बजाने मुमकिन आपने पीछे लगाया हुआ है।
रीमा से आपका राब्ता हुआ उसके बाद? मेरा नहीं, कोई रब्ता नहीं। पर्सनली आपने कोई राब्ता मेरा की कभी कोशिश की रब्ता हो? नहीं हुआ उनसे, ना कभी मेरे ऐसे उनके मरासम थे कि मेरा उनका कोई रब्ता होता। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वाहिद हीरोइन है जिनके साथ ना मेरी बेतकल्फ़ी थी, ठीक। ना मेरा कोई उनके साथ मेल मुलाकात थी, ना मैं कभी उनके घर गया, ना कभी उनकी किसी दावत में गया, ना उन्होंने कभी कोई मुझे कभी दावत दी, ना मैंने उनको कभी दी। वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। कोई वजह थी, कोई खास प्रोफेशनल कोई राइवलरी थी आपकी आपस में, कोई बार राइवल या नहीं। इस वजह से कि आपने उनको काम नहीं दिया? नहीं नहीं, मैंने उनको काम नहीं देना। मेरे देखें, काम किसी को देना या न देना, ये मैं एक मेरा मकालमा है कि फ़ैसला आसमान पर होता है, ज़मीन पर सिर्फ अमल होता है। जब उसने काम नहीं देना आपको तो मैं काम आपको नहीं दूंगा, जब उसने काम देना होगा तो आपको मैं काम दे दूंगा या कोई और दे देगा। हमने नहीं उसको काम दिया, जावेद फाजल साहब ने दे दिया। हम फिर सुपरस्टार बन गई हूँ। हम सुपरस्टार बन गई। तो इसमें इससे जल्द तो अल्लाह के पास है। आप उनको जज नहीं कर सके? नहीं, जज करने की बात नहीं, पसंद और नापसंद की बात है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना जज नहीं कर सकता कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इससे पहले जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि नादर और नीली जो थी वो यूनुस मलिक साहब ने मेरे सामने पेश की थी कि इनको देखो, इनमें से दोनों हीरोइनों को में से कौन सा एक लेनी थी हमने। मैंने कहा नीली को ले लें, तो उनका वो नादरा की तरफ था क्योंकि नादरा खूबसूरत भी थी और सब कुछ था। तो मैंने उसका, बेशक नादरा खूबसूरत है लेकिन मैं आपको बताऊं आर्टिस्ट नीली है, आगे आपकी मर्ज़ी है। उन्होंने दोनों को ले लिया, तो वक्त ने साबित किया कि नीली आर्टिस्ट बनी। नो डाउट। तो कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। इंसान कोई हरफ आखिर नहीं है, कि इंसान कोई जज नहीं है किसी चीज़ का। मेरी एक कहानी थी, 9 डायरेक्टरों ने रिजेक्ट की, और टॉप के डायरेक्टर जिनमें जहांगीर कैसर था, ख्वाजा सरफराज थे, कैफ़ी साहब थे, अपना खुदा आपका भला करे वो थे इकबाल कश्मीरी साहब से, और हैदर चौधरी साहब थे। फिर लास्ट में सजाद गुल साहब थे, वो डायरेक्टर तो नहीं थे, प्रोड्यूसर थे। उनके वालिद साहब ने रिजेक्ट की। 9 आदमियों ने रिजेक्ट की फिल्म। वो शेर खां थी जो 3 साल चली। तो कोई चीज़ आकर वो रिजेक्ट कर देता, तो इसका ये मत देखिए, ये पसंद की भी बात है। अब मसूद परवेज़ साहब थे ना, जिन्होंने ये हीर रांझा बनाई और वो मिर्ज़ा जट और ये वो फिल्में बनाई, उनको अगर मैं मौला जट की कहानी सुनाता वो मुझे दफ्तर से बाहर निकाल देते। अच्छा। साफ ज़ाहिर है क्योंकि उनका मजाज ही नहीं। और यूनुस मलिक को आप जो रोमांटिक स्टोरी सुनाए, रोमियो जूलियट की कहानी सुनाएंगे तो वो आपको बाहर निकाल देंगे, वह मजाज ही नहीं उनका। तो इसलिए ये पसंद नापसंद की बात है, इसमें कोई। लेकिन फिर अदाकारा रीमा ने आप पे और नरगिस पे इल्ज़ामात क्यों लगाए? जी, आप पे और नरगिस पे इल्ज़ामात क्यों लगाए? नहीं, वो मैं बताता हूँ, वो एक पर्सनल राइवलरी होती है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, हर एक की होती है, हर एक के साथ होती है। मेरा सैयद नूर के साथ 30 साल झगड़ा रहा। मैंने माने नहीं कि वो डायरेक्टर है, ना मैंने माना वो राइटर है। आज भी नहीं मानते? नहीं, मैं आज तो मेरी अब सुलह होगी तो अब तो मैं उसके खिलाफ बोलते ही नहीं हूँ। ठीक। तो मकसद ये है कि ये प्रोफेशनल एक जेलसी कह लें, राइवलरी कह लें, रश कह लें, होता है ख़ास तौर से शोबस में। तो उसमें जो रीमा बेगम थी उनका नरगिस के साथ होगा, राइवलरी थी। राइवलरी होगी, क्योंकि ये डेफिनेट होता है। वक्त की जो स्टार्स होती हैं एक दूसरे के साथ वो होता है, और उनकी हर एक की कोशिश होती है कि मुझे अच्छा रोल मिले, मैं आगे चले जाऊँ, इसको सरपास न करने दूँ। ठीक। तो वो एक स्टेज पर उनको फील हुआ कि शायद मैं नरगिस की पुश्त पर खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये रीमा की जगह ले ले। हालांकि मैं कभी ऐसा सोचे नहीं। मेरा तो पक्का ईमान है कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। जगह लेना देना भी अल्लाह के हाथ में होता है। एक ही सुपरस्टार होता है। देखिए, असलम परवेज़ थे, बेहतरीन हीरो थे, खूबसूरत तरीन हीरो थे। फिर अल्लाह ताला ने हीरोशिप उनसे छीन ली, वो विलन हो गए। अलाउद्दीन बेहतरीन विलन थे, वो विलन से हीरो हो गए। सावन बेहतरीन विलन था, विलन से फिर वो कैरेक्टर रोल में आ गया, फिर वो हीरो हो गया। ये अल्लाह के हाथ में होता है, आगे होना पीछे होना। बैड पैच भी आते हैं बाज़ दफ़ा लोगों के। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, उनका ये सोच थी। तो उनको मेरे से ये गिला था और उनका ये ख्याल था कि शायद मैं उनसे पैसे खाता हूँ। हो सकता है ये ऐसा भी होता होगा, लोग खाते ऐसे होता है वैसे इंडस्ट्री के अंदर। मैं देखे होता होगा तो उनके जहन में गया होगा ना, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में छोड़कर अल्लाह की रहमत से मैंने एज ए डायरेक्टर भी फिल्म बनाई है।
और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई आर्टिस्ट, कोई टेक्नीशियन, कोई औरत, कोई हीरोइन, कोई भी ये साबित कर दे, ये इतना बता दे आकर कि मैंने उनको ब्लैकमेल किया हो या उनसे कोई फ़ायदा उठाया हो, नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ कोई नाजायज़ बात की हो या नाजायज़ मुतालबा किया हो, और पैसे लेना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन सर ये सब कुछ शोबिज़ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होता है ना? होता है, मैं होता होगा, वैसे मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ होती है तो लोग कहते हैं, वरना नहीं होता। और कितना है ये शोबिज़ इंडस्ट्री में, ऐसा कितना है जिसमें ख़वातीन का इस्तेहसाल और ब्लैकमेलिंग शामिल है? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात नहीं है। जो ये लोग करते हैं, आपने मुझे कभी काम करते नहीं देखा। मैं जाता हूँ, मैं अपने कमरे में बैठ जाता हूँ, जो दिया जाता है वहाँ मैं कहानी लिखता हूँ। मेरे पास डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर आता है या उसके असिस्टेंट होते हैं, ये मेरी टीम होती है, वहाँ मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद काम ख़त्म होता है, मैं उठ के घर आ जाता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में बहुत कम हिस्सा लेता हूँ और चस्के भी मैं कम लेता हूँ। मैं देखिए, अब मेरे ऊपर तो वो इल्ज़ाम भी लगने लगे जो मैंने जावेद शेख के बारे में आज तक कोई प्रोग्राम किए ही नहीं, लैला के बारे में मैं आज तक कोई प्रोग्राम किए ही नहीं। तो कोई कराची के साहब हैं, उन्होंने जवाब लिखा कि इन्होंने लैला के प्रोग्राम में, जब वो जावेद शेख का कोई वो होगा वेल विशर या फ़ैन होगा कि जावेद शेख के बारे में इन्होंने ऐसे जुमले कहे ये कि, और उसने आगे से मेरे बारे में जितनी बकवास की थी वो कर ली। मैं खामोश हो गया। अब मैंने लैला पर आज तक प्रोग्राम नहीं किया, ना मैंने जावेद शेख पर प्रोग्राम किया। जब किया ही नहीं तो मैंने बात की क्या क्या की होगी। तो लोग ऐसे भी करते हैं, कोई बात नहीं, करते रहे। मैं किसी से बदला भी नहीं लूँगा और किसी के लिए बद्दुआ भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो भी मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं अभी या और भी बोलना चाहते हैं, बेशक जितना मर्ज़ी बोलें, मेरी तरफ से उनको आम माफ़ी है। अल्लाह भी उनको माफ़ कर दे। आपने माफ़ किया? मैंने माफ़ किया। नाज़िर अदीब साहब, कहानी लिखने के मैं आज सोने से पहले हर रोज़ हर आदमी को माफ़ करके सोता हूँ, ख़्वाह उसने मेरे साथ कितना ज़्यादती की हो, मैं माफ़ करके सोता हूँ। जिसने मेरे पैसे देने हैं उनका पैसे भी माफ़ करके सोता ये हूँ। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आज कहानी लिखने के कितने पैसे लेते हैं आप मुझे पकड़वाना चाहते हैं? आप? नहीं, आप टैक्स देते होंगे। हाँ, नहीं साहब, ज़रा मैं पैसे लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं बड़ा ही मुतमईन हूँ। मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो मकाम अल्लाह ताला ने मुझे दिया उसका लाख लाख शुक्र है। वो मेरी काबिलियत का नहीं दिया। मैं आगे कहता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त भी जो राइटर हैं, खलीलुर रहमान कमर हैं और मोहम्मद परवेज़ कलीम है, मोहम्मद कमाल पाशा है, और ये नाम बार तो यही हैं, बाकी न्यू कमर हो गए, लेकिन पाकिस्तान फिल्म में ये राइटर इस वक्त मौजूद हैं। ये तीनों मेरे से काबिल हैं, मैं सरेआम मानता हूँ। आप ही के प्रोग्राम नहीं से पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे दिया ना, वो इनको नहीं दिया। खलीलुर रहमान कमर का जैसे ड्रामे में कोई सानी नहीं है, जितने पैसे वो लेता है, जितना अच्छा वो लिखता है। तो जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने मेरा सानी भी पैदा नहीं किया। और वैशी जट से लेकर आज द लेजेंड ऑफ मौला जट तक मैं ज़िंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ा हूँ, पीछे नहीं आया। कभी मैं फ़ारग नहीं रहा, कभी मैंने किसी के लिए काम के लिए वो मिन्नत नहीं की कि यार काम। हाँ, ख्वाहिश होती है बाज़ दफ़ा, कोई अच्छा डायरेक्टर हो तो दिल में ख्वाहिश होती है कि यार इसके साथ मैं भी काम करूं। जिस तरह हर डायरेक्टर की ये भी ख्वाहिश होती थी कभी कि नासिर अदीब के साथ हम काम करें, तो वो ख्वाहिश होती है और वो ख्वाहिश अल्लाह ताला मेरी पूरी कर देता है, मिन्नतें किए बगैर, सिफारिश करवाए बगैर। मैंने कभी किसी से सिफारिश नहीं की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे काम मिलता है और हर काम जब मुझे मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे करूँगा, और अल्लाह करवा देता है, वो हो जाता है। खलीलुर रहमान कमर का नाम आपने लिया, जी। कंट्रोवर्शियल भी खासे रहते हैं कौन? कमर साहब, अक्सर कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। वो उनका रात के पिछले पहर कहीं चले जाना, वो उनका फिर पकड़े जाना। वो उनका स्टाइल है, जो मैं समझता हूँ ना कि कंट्रोवर्शियल होने में शायद वो समझते हैं कि फ़ायदा होगा। हालांकि उनको होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मकाम का वो, जिस मर्तबे का वो राइटर है ना, पता नहीं उसको एहसास है कि नहीं। मैं नहीं समझता कि इस सदी में खलीलुर रहमान कमर कोई और पैदा होगा जितना बड़ा वो राइटर आप है। मोतरफ हैं खलीलुर जी, रहमान बिल्कुल। कमर के। और व्हाट अबाउट सैयद नूर? सैयद नूर साहब, अगर आप कहना तो डायरेक्टर बहुत अच्छा है, उसका विजन बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ, नो डाउट। लेकिन जहाँ तक राइटर का सवाल है ना सर, राइटर वो नहीं है। राइटर
राइटर अल्लाह पैदा करके भेजता है। सैयद नूर को अल्लाह ताला ने डायरेक्टर बनाकर भेजा, राइटर बनाकर नहीं भेजा, लेकिन वो राइटर बन जाता है। धक्के से? हैं? धक्के से? बस बन जाता है वो, जैसे बनता है वो, मैं उस पर मैं बहस नहीं करता, लेकिन बन जाता है। और देखो उसकी फिल्में सुपरहिट भी हैं कितनी। उसकी सुपरहिट फिल्मों की काफ़ी तादाद है और उसने बड़ा अच्छा काम किया है और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहचान है सैयद नूर बाकायदा। तो अब हम जैसे मैं भी डायरेक्टर बन गया था धक्के से, जैसे सैयद नूर धक्के से राइटर बन गया, मैं धक्के से डायरेक्टर बन गया। मेरी भी फिल्म जो दुनिया देखी सुपरहिट हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि डायरेक्टर जब बनूंगा तो फिर हर प्रोड्यूसर से गालियां खानी पड़ेंगी। सैयद नूर ने हर प्रोड्यूसर से तकरीबन गालियां खाई हैं, लेकिन ये मैंने सैयद नूर से सीखा कि उसने वही काम किया जो उसका दिल चाहा, जो उसने सोचा, जो उसने विजुलाइज किया, उसने ऐसे किया। और उसमें देर लगी, उसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगा। तो प्रोड्यूसर जो है वो चीखता है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास वो पैशन तो नहीं होता ना जो डायरेक्टर और राइटर के पास होता है। वो तो 2 और 2 4 का कायल होता है। और जो राइटर और डायरेक्टर होते हैं वो 2 और 2 कभी 5 भी हो जाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी 2 और 2 कुछ भी नहीं होते। तो वो फिर उनको गालियाँ भी देते रहे, उनको बुराइयाँ भी करते रहे, सब कुछ। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अपनी उससे कायम रहा और उसमें वो कामयाब हुआ। मुझे याद है कि उसने डाकू रानी फिल्म बनाई थी, बड़ा प्रोड्यूसर नाराज़ हुआ था ये वो, लेकिन जब वो सुपरहिट हुई थी वही प्रोड्यूसर फिर उनके पीछे भी आया। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है एक डायरेक्टर को। तो जब मैंने देखा ना कि हर फिल्म में मैं कंप्रोमाइज़ किए जा रहा हूँ, मेरे एज ए डायरेक्टर मैं अच्छा काम फिर नहीं कर रहा, तो इससे बेहतर ये है कि मैं काम छोड़ दूँ। उस वक्त का इंतज़ार करूँ जब प्रोड्यूसर ये नहीं कहेगा कि यार 20 दिन से मुका दे, 30 दिन से मुका दे, इंज कर दे। जब कहेगा कि फ़िल्म बना दो तो फिर मैं फ़िल्म बनाऊँ। मैं सुन रहा था आपने कहा कि अदाकार शान को सैयद नूर ने बनाया। जी बिल्कुल बनाया। इज इट ट्रू? इज़ इट ट्रू? वो कैसे सर? सैमा को सैमा उसने बनाया। देखिए शान ने जो बाकी फिल्मों में काम किया वो तो ऐसा काम है कि मैं भी कर सकता हूँ। मतलब डायलॉग राइटर का मुंह में होता है, बड़ा अच्छा सिचुएशन उसने बनाई होती है, कलैब हो ही जाती है। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे लेजेंड ऑफ मौला जट में एक सीन है कि वो इमाम मलिक उससे कहती है कि मैं ये, मैं वो और तुम जो। उसकी भी तारीफ कहती है, सोचो इन्होंने दोवां विचों जो बाल होएगा की होएगा, कहता पक्का हराम होएगा। तो सारी पब्लिक ने लाफ्टर दिया, वो राइटर की कलैब थी। तो मतलब वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मूछ लगा के ये वो क्लाशन गर्दन टेढ़ी करके डायलॉग मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं एक्टर तो नहीं हो सकता ना, आर्टिस्ट नहीं हो सकता। वो काम डायलॉग कर रहा है, जो डायलॉग बहुत तगड़ा वो है। डायलॉग कर रहा है या सिचुएशन कर रही है। एक आदमी ने 40 बंदे मार देते, लोगों ने ताड़ी मार दी थी, तो वो तो डायरेक्टर की और राइटर की कलैब है, उसमें एक्टर का क्या कमाल है। एक्टर का कमाल वहाँ होता है जहाँ राइटर नहीं लिखता, जहाँ उसको चेहरे से बताना पड़ता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, आंखों से बताना पड़ता है, वो आर्टिस्ट होता है। ये उसे सैयद नूर ने बनाया, सैमा को भी उसी ने बनाया। शान इज नॉट एन एक्टर। शान एक्टर था, अब वो आर्टिस्ट है। सैयद नूर ने उसको आर्टिस्ट बना दिया। वो इस मकाम पर जो है ना, जो हाइट पर है, वो ओनली ड्यू टू सैयद नूर है। हालांकि सबसे ज़्यादा फिल्मों में मेरे काम किया उसने, लेकिन फिल्मों की तादाद कोई मैंने नहीं रखती, मेयार मैंने रखता है। ठीक, लेकिन आप मोतरफ नहीं है अदाकार शान के को, बहुत ज़्यादा मोतरफ नहीं है। नहीं, एज एन एक्टर तो मैं उसको शाहरुख से बड़ा एक्टर मानता हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर उसका मोतरफ नहीं होता। ठीक। लेकिन जब अब आपने सवाल किया ना, ये चैनल पे चलेगा, तो जब इस किस्म के कोई इंटरव्यू मेरे से लेता है तो मैं उसको एशिया का बहुत बड़ा एक्टर मानता हूँ, शाहरुख खान से भी बड़ा एक्टर मानता हूँ। लेकिन जब मेरी महफिल में मेरे सामने आता है मैं उसे कुछ भी नहीं मानता। वो मेरा इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन वो मेरा पर्सनल है। इसमें कोई राइवलरी नहीं है? इसमें कोई राइवलरी नहीं है आपस में? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ काम की बुनियाद पे? नहीं, काम सिर्फ उसका बिहेवियर, रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ उसने रखा हुआ है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। एरोगेंट है, मगरूर है? एरोगेंट और मगरूर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखें 9 बजे टाइम देकर 2 बजे आना कोई शराफत तो नहीं है ना। 9 बजे टाइम हो, सारे एक्टर डायरेक्टर 9 बजे आ जाए और शान 2 बजे आए, ये कहाँ की शराफत है। और फिर आने के बाद सीन पढ़ने के बाद वो कि ये डायलॉग काट दो, वो डायलॉग काट दो भाई, या कोशिश करे कैमरा डायरेक्टर मुझे दे दे, मैं शॉट ले लूँ। तो भाई अगर ऐसा शौक आप खुद बना लें, फिर खुद में बनाई ना 2-3, तो कहाँ है वो फिल्में? या तो फिर साबित करें ना
कि भाई मैं वाकई बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। तो ये ऐसा होता नहीं ना। तो पाकिस्तान आप देखें ना, 1 करोड़ रुपया मांगता फिल्म में काम करने का। अगर आज वो मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपया फिल्म का ले तो 10 फिल्में शुरू हो सकती। तो इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क तो उसने किया ना। सर मैं जो नए जो लोग हैं, ये जितने भी नई इंडस्ट्री के आदमी आए मैं 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए के दरमियान कहानी का लेता हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पुराना कोई डायरेक्टर मेरे पास आता है, मैं कहता यार जितना आप आसानी से दे सकते हैं दे दें, कम अज़ कम मेरी इंडस्ट्री के जो टेक्नीशियन है वो रोटी खा सकें, इंडस्ट्री का पहिया तो चले। हाँ जी। तो ये जज्बा शान में क्यों नहीं होता? शान को हम ही ने बनाया ना, इंडस्ट्री ने बनाया ना उसको। उस इंडस्ट्री के वो टेक्नीशियन जो लाइटें उठाकर उसको चेहरे पर मारते थे, आज वो बेचारे भीख मांगते हैं। अगर ये फिल्में शुरू करवा दे 4-5 तो क्या फ़र्क पड़ता? ये काम सुल्तान राय करता होता था। कोई डायरेक्टर फारग बैठा था, कहता की गल है यार आजकल बड़ा प्रेशर, कहता जी फिल्म ही कोई नहीं, कहता जा कह दे कि 1 महीना मैं तेरे कोल है डेटा। वो जिस प्रोड्यूसर कहता शादी फिल्म शुरू कर दे। ये मेरे इदरीस खान मेरे सामने मिसाल है, एक असलम डायरेक्टर मेरे सामने मिसाल, ज़हूर हुसैन मेरे सामने मिसाल, मेरा उस्ताद हसन अस्करी मेरे सामने मिसाल। बाज़ दफ़ा पैसे भी दे देता 20-25 हज़ार रुपया, यार काम शुरू करो बिस्मिल्लाह करके दफ्तर बनाओ। तो वो सारी ज़िंदगी हिट रहा। दुनिया का पहला और आखिरी एक्टर है कि जिसको कब्र की लहद में उतरने तक कैमरे ने पीछा किया, सुल्तान राही जी। आप पत्नी थे या नहीं, मैं जिस वक्त वो दफन हुआ तो वहाँ था, मैंने गिने थे 17 कैमरे लगे हुए। मुझे नहीं पता कौन कौन से 17 कैमरे थे दीवार पर। तो वो कब्र में उतारा जा चुका था, तो वहाँ उसका कफन हटाया गया चेहरे का और वहाँ क्लोज लिया। मुझे दुनिया का कोई एक्टर दिखा, दिलीप कुमार एशिया का सबसे बड़ा एक्टर था, जनाजा जाते हुए दिखाया, एक शॉट था बस, उसको दफन होते तक दिखाया गया। क्योंकि वो हर गरीब की सोचता था कि यार गरीब है नहीं, ये मैं कम करूँगा। हकीकी ज़िंदगी में भी सुल्तान था, हैं हकीकी ज़िंदगी में भी। मैं उसे कहता हूँ वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वली था। लोग इसका भी बुरा मनाते कि मैं क्यों कहता हूँ। यार वली की क्या पहचान होती है? वली की ये पहचान होती है हर की खैर मांगता है, बस वली वो है। उसकी जितनी मर्जी बुराई करो वो बुरा नहीं मनाता, उसके अंदर बर्दाश्त होती है, लेकिन बाकी वो सबकी खैर मांगता है, दुश्मन की। और यही काम मैंने सुल्तान राय में देखा। जो उसे गालियाँ देते थे वो उनको पैसे देता था, उनकी फिल्मों में फ्री काम भी करता था। वली और क्या होता है? वली के पर तो नहीं होते। नासिर साहब, एक्टर या एक्ट्रेस की जो उम्र है वो कितना मैटर करती है? जैसे मैं फिरदौस जमाल साहब का हवाला दिया, वो माहिरा खान को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसकी उम्र हीरोइन वाली नहीं है। आपकी मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट में आपने माहिरा खान को लिया हुआ था, तो आप इख्तलाफ करते हैं कि हीरोइन की कोई उम्र नहीं होती? हीरोइन तो कहते हैं 16-17 साल की कुछ चंचल वाली उम्र की लड़की होती है जिसमें शो हीरो हो या हीरोइन हो, उसकी उम्र नहीं होती, अवाम की उम्र होती है। ये अवाम की आंख फैसला करती है, अवाम की पसंद फैसला करती है। एक हीरोइन यंग एज में आती है, लोग बड़क नहीं मारते उसको देखने के। और माहिरा खां आती है, लोगों ने उसको देखा। माहिरा खां को अपनी आइडिया से, माहिरा खां को ये उसके चाहने वाले ये देखने गए कि उसने पंजाबी कैसे बोली है। उसकी अपनी पसंद है, लोग बड़े फ़ैन हैं उसके। तो उसकी उम्र कोई मसला नहीं रखती। वो 2 साल बाद भी हीरोइन रहेगी, मेरा लिख लें मेरी बात। माहिरा खान हाँ 2 साल बाद भी हीरोइन ही आ रही होगी। हाँ हीरोइन आएगी, हालांकि उसने शादी भी कर ली, पहले भी शादी की हुई थी। कोई चीज़ उसके माने नहीं आती। उसकी वजह कि आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, बेपनाह अच्छी आर्टिस्ट है। मौला जाट में थोड़ा सा वो उसके साथ हमारी तरफ से ज़्यादती होगी, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी। वो मैन ओरिएंटेड फिल्म थी, उसमें लेडीज़ का काम को ख़ास नहीं था। इवन जो पहली मौला जाट थी उसमें भी आसिया बेगम बस एक डेकोरेशन पीस के तौर पर ही थी। तो लेकिन माहिरा खां बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। ये तनकीद जस्टिफाइड नहीं है कि माहिरा खान को हीरोइन नहीं लेना चाहिए, या उम्र माहिरा खान की नहीं, कोई उम्र कहते हैं उनकी तो जो है दादी अम्मा के रोल करने चाहिए, अम्मा के रोल करने चाहिए माहिरा खान को। आप ये कहते हैं, मैंने तो लोगों से ये सुना कि महवा शहयाद को नहीं लेना चाहिए, काफ़ी उम्र की होगी। लेकिन माहिरा खान के बारे में मैंने सिर्फ आपसे सुना है कि किसी ने कहा, मसलन फिरदौस जमाल ने कहा, वरना मैंने माहिरा खान के बारे में नहीं सुना किसी से। ठीक, और अगर ऐसी तनकीद है तो वो जस्टिफाइड नहीं। अच्छा सर, मौला जट और द लेजेंड ऑफ मौला जट दोनों आपके कलम से निकली हैं, बेहतर कौन सी है? देखिए, ये तो आपने ऐसा सवाल किया जी, एक आपका बड़ा बेटा एक छोटा बेटा है, इसमें तो आपको प्यारा कौन सा है? जी, तो औलाद सबको एक जैसी लगती है, उसमें फ़र्क नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आप देखें, मौला जट जो थी ना, बुनियादी तौर पर राइटर की फिल्म थी।
और जो ये लेजेंड ऑफ मौला जट है ये बुनियादी तौर पर डायरेक्टर की फिल्म है। एक राइटर की थी जिसमें डायलॉग डिलीवरी थी, जो लेजेंड ऑफ मौला जट है वो डायरेक्टर की वो मूवी। डायरेक्टर की मूवी है। आप अपना क्रेडिट डायरेक्टर को दे रहे हैं। जी मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ख़्वाह मेरे अपने ख़िलाफ़ क्यों ना हो, क्योंकि मेरा क्रेडिट अपनी जगह पर तो वो कायम रहता है ना कि कोई भी डायरेक्टर जो है उसकी फ़िल्म हिट हो ही नहीं सकती जब उसका राइटर मजबूत ना हो। लोगों ने मतलब एक आदमी ने तबसरा किया था, उसने कहा कि जो लेजेंड ऑफ मौला जट इसमें 3 चीज़ें हैं, एक इसमें डायरेक्शन है, एक इसमें राइटर है और एक इसमें फोटोग्राफर है। नई स्क्रीन की, नई फिल्म की, जी, नई नई जिद्दत फिल्म के की। साथ थी। अच्छा सर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन बहुत सारी चीज़ें आपसे हमने एक्सप्लोर की, डिस्कस की। डायरेक्टर जो है या राइटर जो है वो किसी एक्टर या एक्ट्रेस का करियर तबाह भी कर सकता है। जी, वो कोशिश कर सकता है, तबाह नहीं कर सकता। आपने ऐसा होता हुआ देखा है सर? जी, बड़े लोगों ने मतलब बहुत दफ़ा किया, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, जिन्होंने डैमेज किया किसी हीरोइन को दूसरी हीरोइन को तरजीह देकर, लेकिन अल्लाह ताला को जब मंजूर होता है तो फिर वो ऐसा होता नहीं है, होता वही जो वो चाहता है। आप किसी को डैमेज नहीं कर सकते। अदाकारा रेशम ने इल्ज़ाम लगाया सैयद नूर के ऊपर कि उन्होंने मेरा फिल्मी करियर तबाह कर दिया। ये रेशम को, ये तो सवाल, इसका सवाल जवाब तो सैयद नूर को देना चाहिए, मुझे तो, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि रेशम को गिला करना इसलिए नहीं चाहिए कि सैयद नूर ने प्रेफरेंस दी सैमा को। सैमा उसका प्यार था, सैमा उसकी बीवी थी, ये उसका राइट था। किसी हीरोइन को ये शिकायत नहीं करनी चाहिए। बाकी रह गई रेशम का कि सैयद नूर ने मेरे कैरियर को तबाह किया, तो मेरे ख्याल में उनको लेके भी तो सैयद नूर ही आए थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। रेशम को तो जब वो लेकर आए उन्होंने आपको हीरोइन बना दिया, उसके आगे आपके नसीब और आप अपना बिहेवियर और अपना रवैया होना चाहिए। तो सैयद नूर कौन होता है किसी का कार्य तबाह करने वाला, नहीं कर सकता। सर लास्टली अपने फिल्मी करियर के अंदर आपने क्या सबक सीखा है जो आपके इस पूरे करियर का निचोड़ हो? मैंने जो सबक सीखा वो मैं सबक सीख कर आया था। मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ एक ही बात सीखी है कि कभी ज़िंदगी में किसी की बुराई ना करो, बस। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत बुराई होती है, मेरे ख्याल है शायद हर जगह ही होती है आजकल। तो रस्म में पहले मैं सुना था औरतें ये काम करती थी कि जहाँ 4 बैठती थी ना तो वो शुरू हो जाती थी, और जो उनके महफिल में नहीं होती थी उनकी बुराइयाँ शुरू हो जाती थी। आजकल ये काम औरतें छोड़ गई हैं, अब मर्द करते हैं। मसलन अगर एक डायरेक्टर है तो वो अपने सिवा किसी की तारीफ़ नहीं सुनेगा, हर डायरेक्टर की मुखालफत जो बैठे कर रहे होंगे उसके हवारी वो खुश होगा और वो उसके करीबी हो जाएंगे, और वही बर्बाद भी करते हैं। इसी तरह राइटर है तो जो उसकी तारीफ़ करे तो हटे जा कोई नहीं, तो वो फिर बड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ इंडस्ट्री में बैलेंस होना चाहिए, और आदमी जो बैलेंस रहेगा ना इंडस्ट्री में, एक काम मैं हर एक को नसीहत करूँगा कि ना अपने आप को ओवर एस्टीमेट करो, ना अपने आप को अंडर एस्टीमेट करो, दोनों सूरतों में मौत है। आप जो हैं आप वही रहें, और जो दूसरे हैं उनको माने। आपने थोड़ी देर पहले खलीलुर-रहमान कमर के बारे में सवाल किया, मैंने आपको बताया कि उसका इस सदी में सानी पैदा नहीं होगा कोई ड्रामा लिखने वाला, बाद में आ जाए तो मैं नहीं कह सकता। तो ये एक हकीकत है, मानना चाहिए। हालांकि ड्रामा तो मेरे से लिखवाएंगे, मैं भी लिख लूँगा, लेकिन शायद खलीलुर-रहमान कमर जैसा ना लिख सकूँ। सर इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। जी, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर सर, बहुत अच्छा लगा आपको शो में लेके, थैंक यू आपकी वेरी मच। गुफ्तगू सुन के। बहुत कुछ है जो लर्निंग के लिए है। लास्टली अपने यूट्यूब कम्युनिटी को, क्योंकि आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है, और कम्युनिटी को कोई मशवरा हमारे प्लेटफॉर्म की वसातत से देना चाहें तो वो भी दे दें सर क्विकली पर हम। मैं मेरे जो यूट्यूब लिसनर हैं सर, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और जब मैंने ये वहाँ ये अपोलोजाइज़ का वो नशर किया प्रोग्राम, तो आप यकीन करें कि जिस तरीके से उन्होंने रिस्पांस करके मुझे मैसेज किए, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे खुशी से आंसू भी आ गए। बहुत प्यार करते हैं लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने गलत किया। वो बात ये है कि वो सच जो फसाद बर्पा पैदा करे, वो बेहतर है कि वो ना बोले। सर अपनी गलती को तस्लीम कर लेना या कह देना, ये भी बहुत बड़ापन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मेरे, आपके, हम सब के अदीब नासिर अदीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। तो दिस इज़ रेहान तारिक
साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।